नमस्कार दोस्तों, डिवाइन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं ब्रिजेंद्र चौधरी। देखो, हम लोग आंसर राइटिंग की बात करेंगे आज, और किस तरीके से 15 शब्द 50 शब्द में क्वेश्चंस को लिखा जाता है और क्या आरपीएससी की डिमांड होती है। कई बार ये हमारी थिंकिंग होती है कि साहब 15 शब्द मतलब 15 शब्द, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर डिमांड के अनुसार आंसर लिख रहे हो तो आप 20 से 22 शब्द तक लेके जा सकते हो, लेकिन शब्दों का उचित चयन करते हुए। ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, खाली वो 4 लाइनें हैं वो भरनी है, ऐसा नहीं है। कुछ आंसर्स ऐसे भी होते हैं कि वो 1 लाइन में भी पूरे हो जाते हैं। तो ये कभी भी दिमाग में नहीं रखना अपने कि साहब हमें 15 शब्द की ही लिमिट करनी है। 15 शब्द के आंसर को आप 20-22 शब्दों तक भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, कोई भी आंसर लिखते समय एक चीज हमेशा याद रखना कि कीवर्ड्स का विशेष ध्यान रखना है। कीवर्ड्स अगर आपके याद हैं, फिर अपनी लैंग्वेज जोड़ के उसको व्यवस्थित लिख सकते हैं। डेफिनेशन जरूर यथावत होती है, लेकिन डेफिनेशन में भी आप कीवर्ड्स को पकड़ सकते हो। जैसे कि अपने व्यवहार में सबसे जो प्लस पॉइंट है, यहां पर सिलेबस से बाहर नहीं जाता है, सीधा सिलेबस से क्वेश्चन उठाता है। आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट चलिए और आपके 20 नंबर आपके यहीं से मिल जाएंगे। बस आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। आंसर राइटिंग में कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है, फालतू के शब्दों का यूज नहीं करना है। शब्द सीमा तभी क्रॉस करें जब आपके पास अच्छे शब्द हों और आंसर की डिमांड हो। उसके अनुसार शब्द सीमा से बाहर चलें और उससे आप 20-22 शब्दों तक ले सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं बुद्धि की, बुद्धि को परिभाषित कीजिए, बुद्धि की परिभाषा दीजिए। ठीक है, अब बुद्धि क्या है? बुद्धि है स्वयं विवेक चिंतन करने। ठीक है, किसी भी चुनौती या समस्या के सामने आने पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन ढंग से उपयोग करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। यानी कि हमने देखो 2 शब्द पकड़े कि बुद्धि क्या है? स्वयं विवेक चिंतन करने, ठीक है, और प्रभावशाली ढंग से संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। तो ये हो गए बुद्धि के 15 शब्द। 15 शब्दों में क्वेश्चन आया, बुद्धि क्या है? स्वयं विवेकशील चिंतन करने, समस्याओं के आने पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि साहब यही यदि 50 शब्द में पूछ लिया जाए, अगर इसे ही 50 शब्द में पूछते हैं तो हमें क्या करना है? डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन के बाद जो थॉर्नडाइक का वर्गीकरण है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बतलाए थे? 3। सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। इन तीनों के और नाम लिख दो, आपके 50 शब्द पूरे। कहीं भी नंबर काटने का सवाल पैदा नहीं होता, बिल्कुल व्यवस्थित। बुद्धि क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन को करें,
बुद्धि में हमने दो कीवर्ड्स चुने, स्व विवेकशील चिंतन, समस्या आने पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन उपयोग, या एक शब्द और जोड़ लो कि पर्यावरण को समझने की क्षमता। परिभाषा पूरी। अब इसको अगर आप व्यवस्थित रूप से बताना चाहें कि बुद्धि पर्यावरण को समझने की क्षमता, स्व विवेकशील चिंतन की क्षमता तथा किसी चुनौती के सामने आने पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतरीन उपयोग करने की क्षमता बुद्धि कहलाती है। 15 शब्द 50 में करे। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बतलाए, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। ये आपके 50 और 15 दोनों शब्दों में आंसर तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञानात्मक बुद्धि, कॉग्निटिव इंटेलिजेंसी। देखो, संज्ञानात्मक बुद्धि की जब भी बात की जाती है तो संज्ञानात्मकता में क्या क्या आते हैं, सबसे पहले ये देखा जाता है। देखो, पहले हम ये समझे कि संज्ञानात्मक है क्या, फिर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। संज्ञानात्मक में आपके विवेकशील चिंतन आता है, तर्क, स्मृति, ध्यान, एकाग्रता, तार्किक चिंतन, इन सब को हम कहते हैं संज्ञानात्मक बुद्धि। संज्ञानात्मक बुद्धि में क्या क्या आएंगे, देखो डेफिनेशन लिखते समय और आसानी हो जाएगी कि विवेकशील चिंतन इसमें आता है, तर्क क्षमता आती है, स्मृति आती है, ध्यान आता है, एकाग्रता आती है, तार्किक चिंतन आता है और सीखना, लर्निंग, अधिगम आता है। ये सब है संज्ञानात्मक बुद्धि। अगर मान लीजिए इसको 50 शब्दों में भी पूछे तो पहले डेफिनेशन लिख देंगे और संज्ञानात्मक बुद्धि में क्या क्या आता है इनके नाम लिख देंगे, 50 शब्द पूरे हो जाते हैं। और एक लाइन और लिख दें कि साहब इस पर सबसे अधिक जिन प्याजे ने काम किया, आपके क्या होंगे, 50 शब्द पूरे हो जाएंगे। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि संदर्भ के प्रति, हम कह रहे हैं संदर्भ, संदर्भ क्या होता है, वस्तु। संदर्भ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हमें चिंतन करना हो, जिसके बारे में तर्क क्षमता विकसित करनी हो, जिसके बारे में ध्यान की बात करनी हो, एकाग्रता की बात करनी हो। यानी कि संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता क्या आएगा, संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता, समझ, समस्या समाधान की योग्यता, क्या क्या आ जाएंगे, समझ, समस्या समाधान की योग्यता। देखो शब्दों पे ध्यान दो, संदर्भ के प्रति क्या, संवेदनशीलता, समझ, समस्या समाधान की योग्यता,
विभेदन क्षमता, विभेदन क्षमता किस चीज की, सही और गलत की विभेदन क्षमता होनी चाहिए। दूसरा हम बात करें प्रभावशाली संप्रेषण की योग्यता। प्रभावशाली संप्रेषण की योग्यता क्या कहलाती है, संज्ञानात्मक बुद्धि। यानी कि परिभाषा को अब जोड़ दो, संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता, समझ, समस्या समाधान की योग्यता, विभेदन क्षमता और प्रभावशाली संप्रेषण की योग्यता को संज्ञानात्मक बुद्धि कहते हैं। और इसके अंतर्गत विवेकशील चिंतन, तार्किक चिंतन, तर्क क्षमता, एकाग्रता, ध्यान, स्मृति, अधिगम या सीखना आदि को सम्मिलित किया गया है। यानी कि आपकी जो संज्ञानात्मक बुद्धि है वो एक प्रकार से सही दिशा में सही कार्य करने की एक क्षमता है। तो परिभाषा क्या हुई कि संदर्भ के प्रति यानी ऑब्जेक्ट संवेदनशीलता होनी चाहिए, संदर्भ के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, संदर्भ के प्रति समझ होनी चाहिए, समस्या समाधान की योग्यता होनी चाहिए, विभेदन क्षमता होनी चाहिए और प्रभावशाली संप्रेषण की योग्यता होनी चाहिए। इन सब को कहते हैं हम संज्ञानात्मक बुद्धि। और इनके अन्य नाम लिख के इसी को हम कर देंगे किसमें, 50 शब्दों में। ठीक है। सांस्कृतिक बुद्धि, सबसे पहले अगर इसको समझने की कोशिश करें तो पहले हम ये समझें कि संस्कृति क्या है। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति के अंदर रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, ये सारी चीजें, वहाँ का साहित्य, उसकी कला, ये सब चीजें आती हैं संस्कृति के अंतर्गत। और इनको जो समझने की योग्यता है वो कहलाती है सांस्कृतिक बुद्धि। यानी कि संस्कृति क्या है? कई रीति रिवाज, ठीक है, रहन सहन, खान पान, कला, साहित्य, इन सब को हम संस्कृति कहते हैं। और इनको समझने की योग्यता क्या कहलाती है? सांस्कृतिक बुद्धि। देखो, सांस्कृतिक बुद्धि जब भी शब्द काम में लिया जाता है तो सांस्कृतिक बुद्धि का जो चलन आया वो शैक्षणिक संस्थानों, सरकारों के स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर इस शब्द का विशेष रूप से दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने के लिए, जबकि सांस्कृतिक बुद्धि को बहुत पहले से ही देखा जा रहा था। ठीक है। और सांस्कृतिक बुद्धि का चलन व्यवस्थित रूप से ग्लोबलाइजेशन के दौर में बहुत ज़्यादा देखा गया। तो इसमें क्या कहेंगे हम? किसी भी संस्कृति के रीति रिवाज, उसके विश्वासों, उनकी अभिवृत्तियों, यानी कि किसी भी संस्कृति के रीति रिवाज, उस संस्कृति के विश्वास, उस संस्कृति के लोगों की अभिवृत्ति, उस संस्कृति के कला और साहित्य, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी भी संस्कृति के रीति रिवाज, उसके विश्वास, उनकी अभिवृत्ति, कला और साहित्य की उपलब्धियां, उस संस्कृति का रहन सहन,
ठीक है। उस संस्कृति का खान पान आदि सब किसके अंतर्गत आएंगे? सांस्कृतिक बुद्धि के अंतर्गत। यानी कि इन सब को समझने की जो सामूहिक क्षमता कहलाती है, वो सामूहिक क्षमता को हम कहते हैं सांस्कृतिक बुद्धि। क्रिस्टोफर अर्ली एंड सुन एंग हुए थे, उन्होंने सबसे पहले इसको काम में लिया। तो जब भी आंसर लिखा जाए, आंसर लिखने का क्या तरीका होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे कि साहब क्रिस्टोफर अर्ली एंड एवं एंग ने, सुंग एंग ने इस शब्द को दिया। और क्या है सांस्कृतिक बुद्धि? किसी भी संस्कृति के रीति रिवाज, उनके विश्वास, उनकी अभिवृत्तियों को समझने की क्षमता, कला और साहित्य की उपलब्धियों को समझने की क्षमता, वहाँ के रहन सहन, खान पान, सामाजिक व्यवस्था आदि को समझने की सामूहिक क्षमता को सांस्कृतिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ये है 15 शब्द में आंसर। 50 में भी क्वेश्चन है कि किस तरीके से करेंगे, तो इसकी हम क्षमताओं की बात करेंगे कि सांस्कृतिक बुद्धि की कौन कौन सी क्षमताएं हैं। और इसमें अभिप्रेरणा, अनुभूति, प्रेरक और परासंज्ञान, चारों क्षमताओं को अगर हम लिख देते हैं तो आपका यही आंसर 50 शब्द की तरफ चला जाएगा। क्या क्या है? प्रेरणा, अनुभूति, प्रेरक और परासंज्ञान। ये इसकी 4 क्षमताएं मानी गई हैं। तो यही आंसर किस में आ जाएगा? 50 शब्दों में आ जाएगा। तो सांस्कृतिक बुद्धि क्रिस्टोफर अर्ली एंड युंग ने दिया। किसी भी संस्कृति के रीति रिवाज, उनके विश्वासों, उनके अभिवृत्तियों, कला और साहित्य में उपलब्धियों, रहन सहन, खान पान तथा सामाजिक व्यवस्था को समझने की सामूहिक क्षमता सांस्कृतिक बुद्धि कहलाती है। इसकी 4 क्षमताएं हैं: प्रेरणा, अनुभूति, प्रेरक और परासंज्ञान। यही 50 शब्द में डेवलप कर लिया हमने। देखो ये अगला क्वेश्चन ही आ गया कि साहब सांस्कृतिक बुद्धि की क्षमताएं। 15 शब्द में कुछ नहीं करना है, सीधा नाम लिखना है। ठीक है, चारों के नाम लिख दो। 4 नाम कौन से? प्रेरणा, ठीक है, प्रेरक, अनुभूति और परासंज्ञान। कुछ इधर उधर नहीं भटकना है। और अगर इसमें और एक लाइन जोड़ना चाहो तो ये लिख सकते हैं कि साहब आंग एंड एवं वैन ने 4 क्षमताएं बतलाई: प्रेरणा, अनुभूति, प्रेरक और परासंज्ञान। 15 शब्द में आंसर पूरा। 1 नंबर नहीं काटे, 2 में से 2। कुछ नहीं लिखना, सिर्फ नाम लिख के और आ जाना है। मूर्त बुद्धि,
देखो, मूर्त बुद्धि से पहले हम एक लाइन समझ लें कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बतलाए थे। एक थी सामाजिक, एक थी अमूर्त और एक है मूर्त या यांत्रिक बुद्धि। ठीक है। सामाजिक, जो दूसरे व्यक्तियों को समझ के जो व्यवहार किया जाता है आपस में, सामाजिक सद्भावना अधिक पाती है ऐसे व्यक्तियों में। अमूर्त, जो शब्दों, संकेतों, चिन्हों आदि के संबंध को समझता है, ठीक है, और उनका उचित उपयोग करता है, वो कहलाती है अमूर्त। जबकि मूर्त की बात करें, मूर्त है कि ठोस वस्तुओं के महत्व को जो समझता है, वो कहलाती है मूर्त बुद्धि। ठीक है। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक भी बुद्धि कहते हैं। क्यों? देखो, अगर हम हमारे यहाँ बात करें, इंजीनियर, ठीक है, मूर्तिकार, व्यापारी आदि में ये बुद्धि सबसे अधिक पाई जाती है। तो देखो, अगर सिर्फ मूर्त बुद्धि आपके 15 शब्द में आती है, इसकी आउटलाइन देखो कि ठोस वस्तुओं के महत्व को समझकर उनका उचित उपयोग करने की जो क्षमता है, वो कहलाती है मूर्त बुद्धि। यानी कि व्यक्ति की एक सामान्य मानसिक क्षमता, जिसके सहारे व्यक्ति ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका उपयोग अलग अलग परिस्थितियों में करता है। 2 ही लाइन याद करनी है कि ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और उसका अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग करने की क्षमता मूर्त बुद्धि कहलाती है। और ऐसे व्यक्ति इंजीनियर, ऐसे व्यक्ति मूर्तिकार और ऐसे व्यक्ति सफल व्यापारी बनते हैं। ठीक है। यानी मूर्त क्या हुई? एक ऐसी सामान्य क्षमता जिसमें ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और उनका अलग अलग परिस्थितियों में उपयोग करने की क्षमता मूर्त बुद्धि कहलाती है। और जिन व्यक्तियों में मूर्त बुद्धि अधिक होती है, वो इंजीनियर, मूर्तिकार और सफल व्यापारी बनते हैं। ऐसी मानसिक क्षमता जिसमें ठोस वस्तुओं के महत्व को समझते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में उचित उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये जो सामूहिक क्षमता है, ये है मूर्त बुद्धि। किन व्यक्तियों में पाई जाती है? इंजीनियर, मूर्तिकार और व्यापारियों में। ये देखो अमूर्त बुद्धि, वही किसका वर्गीकरण है? थॉर्नडाइक का। 3 माने मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। ठीक है। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यानी कि व्यक्ति यहाँ पर गणितीय चिन्हों, संकेतों और शब्दों के मध्य के संबंध को बेहतरीन तरीके से समझता है। ठीक है। और उनकी उचित व्याख्या कर पाता है, तो वो क्षमता कहलाती है अमूर्त बुद्धि। यानी कि एक ऐसी सामान्य मानसिक क्षमता जिसमें व्यक्ति गणितीय संकेतों, चिन्हों, शब्दों के मध्य के संबंध को
बेहतर तरीके से समझता है, ठीक है, और उनके उचित व्याख्या कर पाता है। दो चीजें, इनके मध्य के क्या करता है, मध्य के संबंध को समझता है और इनकी उचित क्या कर पाता है, व्याख्या कर पाता है। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, गणितज्ञ, ठीक है। ऐसे व्यक्ति होते हैं शिक्षक, ऐसे व्यक्ति होते हैं साहित्यकार और ऐसे व्यक्ति बनते हैं चित्रकार, ठीक है। यानी कि ऐसे व्यक्ति क्या होंगे, गणितज्ञ, शिक्षक, साहित्यकार, चित्रकार। ऐसी मानसिक एक ऐसी सामान्य मानसिक क्षमता जिसमें गणितीय संकेतों, शब्दों, चिन्हों को, मध्य संबंध को समझता है और उनकी उचित व्याख्या करता है। तो ऐसे व्यक्ति कौन हैं, गणितज्ञ, शिक्षक, साहित्यकार और चित्रकार। तो ये अमूर्त बुद्धि है, बाकी कल देखते हैं।